Hello everyone, I am Payan and now I am going to teach you class 10th standard chapter 5 मेरा बचपन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये पार्ट 1 वीडियो है। इसमें हम रीडिंग करेंगे। इस लेसन में क्या बताया गया है हम इस बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे और पार्ट 2 में हम देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरा बचपन, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं, यहाँ पर दी गई है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की फोटो दी गई है और यहाँ पर इन्हीं के बारे में इनका बचपन कैसा रहा इसके बारे में भी दिया गया है और इसे लिखा भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने ही है, जो कि इनका ही लिखा हुआ है। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पाठ के द्वारा छात्र सादगी, धार्मिक सहिष्णुता, मिलजुल कर रहना और किताबें पढ़ने का प्रयोजन आदि की प्रेरणा पा सकते हैं। तो यहाँ पर जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी है, इनके बचपन से हम क्या सीख सकते हैं? तो जैसे कि हमें पता ही है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो कि एक साइंटिस्ट रह चुके हैं, तो इनका साइंटिस्ट बनने से लेके बचपन से लेके साइंटिस्ट बनने तक का सफर कैसा रहा, इन्होंने ऐसा क्या किया जिससे इन्होंने इतनी बड़ी जो पोजीशन है वो हासिल की। तो इनके बचपन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि एक सिंपलिसिटी क्या होती है, एक सिंपल बच्चा कैसा होता है जो कि अपने रिलीजन, धर्म के बारे में और अपनी सोसाइटी में किस तरीके से मिलजुल कर रहता है। उसे किताबों से कितना प्यार था। वो हम किताबों से जो बोलते हैं ना, किताबें पढ़ने की एक यहाँ से प्रयोजन आदि की प्रेरणा भी ले सकते हैं। किताबें पढ़ने की हम यहाँ से प्रेरणा ले सकते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बचपन के बातों से। चलिए रीड करते हैं। मेरा जन्म। एक मिनट। मेरा जन्म मद्रास राज्य, अब तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। जैसे कि यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम जी अपने बचपन की बातें बताते हुए कह रहे हैं कि जो मेरा जन्म है, यानी कि जो एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म है तमिलनाडु राज्य में हुआ था, रामेश्वरम कस्बे में। कस्बे यानी कि एक छोटी सी बस्ती थी और मध्य वर्गीय यानी कि एक मिडिल क्लास फैमिली में इनका जन्म हुआ। मेरे पिता जैनुला बद्दीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी। यहाँ पर इनके जो फादर थे, उनके पिताजी का नाम है जैनुला बद्दीन और ये कहते हैं यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम जी कि उनका जो एजुकेशन है, एजुकेशन बैकग्राउंड जो उनके पापा का था उतना कुछ खास नहीं था। वे कोई बहुत धनी व्यक्ति भी नहीं थे और ना ही वो ज्यादा पढ़े लिखे थे, ना ही ज्यादा रिच थे। इसके बावजूद वे बुद्धिमान थे और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। अब यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि उनका उतना तो खास एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं था, ना ही वो इतने रिच थे, लेकिन फिर भी वो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान थे, यानी कि इंटेलिजेंट थे। मेरी माँ आशियमा उनकी आदर्श जीवन संगिनी थी और जो एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, उनकी मम्मा का नाम था आशियम्मा, जो कि उनकी वाइफ थी। मेरे माता
मेरे माता पिता को हमारे समाज में एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता था और उनका मतलब उनके जो सोसाइटी में है वो बहुत ही अच्छे लोग थे, इनके मम्मी पापा। तो हमें यहाँ पे दो बातें याद रखने की क्या है। एक, इनका जन्म हुआ तमिलनाडु रामेश्वरम कस्बे में। इनके पिताजी का नाम था जैनुला बद्दीन और इनकी मम्मा का नाम था आशी यम्मा। ये तीन बातें हमें याद रखनी है जिससे हम वन सेंटेंस क्वेश्चन आंसर इजीली सॉल्व कर सकते। मैं कई बच्चों में से एक था, लंबे चौड़े व सुंदर माता पिता का, छोटी कदकाठी का, साधारण सा दिखने वाला बच्चा। यहाँ पर फिर एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि सारे बच्चे हाइटेड थे, यानी कि लंबे चौड़े सुंदर यानी कि ब्यूटीफुल थे, लेकिन जो मेरे माता पिता थे लंबे थे, चौड़े थे, ब्यूटीफुल थे, लेकिन मैं उनका जो एकदम सिंपल सा बच्चा था, यानी कि उतना ज्यादा भी हाइटेड नहीं, एकदम नॉर्मल सा मैं बच्चा था उनका। अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में बना यह घर चूने व पत्थर ईंट से बना, पक्का और बड़ा था। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी रहते थे अपने पुराने घर यानी कि पुश्तैनी घर, जहां पे उनके दादा दादी का घर था, वो वहीं पर उस घर पर रहते थे, जो कि घर बना था चूने पत्थर और ईंट से, और ये घर उनका पक्का घर था। मेरे पिता आडंबरीन व्यक्ति थे और सभी अनावश्यक एवं ऐशो आराम वाली चीजों से दूर रहते थे, पर घर में सभी आवश्यक चीजें समुचित मात्रा में सुलभता से उपलब्ध थी। वास्तव में मैं कहूंगा कि मेरा बचपन बहुत ही निश्चयता और सादगी में बीता, भौतिक एवं भावनात्मक दोनों ही दृष्टियों से। जो इनके पिता थे वो सारी ऐशो आराम चीजों से दूर रहते थे, उन्हें उतना ज्यादा कुछ लगाव नहीं था, लेकिन इसके बाद भी वो कहते हैं कि उनके घर पर सारी चीजें थी जो कि हमारी डेली लाइफ की नीड है, वो सारी सुख सुविधा उनके घर पर थी। तो यहाँ पर टोटली एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मेरी जो लाइफ है वो बहुत ही सिंपलिसिटी वाली लाइफ रही है। मैं प्राय अपनी माँ के साथ ही रसोई में नीचे बैठकर खाना खाया करता था। जो कलाम जी है वो अपनी मम्मी के ही साथ रसोई घर यानी कि किचन में खाना खाया करते थे। वे मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती और फिर उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांभर डालती, साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताजी चटनी भी होती। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी है वो किचन में ही बैठ के खाना खाते थे। उनकी मम्मी एक बनाना लीफ लेती थी, उनके सामने रखती थी, उसमें राइस और सांभर डालती थी जो कि उनका फेवरेट और टेस्टी उन्हें बहुत लगता था। उसके साथ कोकोनट की चटनी और अचार यानी कि पिकल वो सर्व किया करती थी, और यही एपीजे अब्दुल कलाम खाया करते थे। प्रतिष्ठित शिव मंदिर जिसके कारण रामेश्वर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ पर जो रामेश्वरम था वहां पर एक शिव मंदिर था जो कि बहुत प्रसिद्ध यानी कि बहुत ही ज्यादा फेमस था हिंदुओं के लिए। हमारे घर से 10 मिनट का पैदल रास्ता था, और जो एपीजे अब्दुल कलाम जी थे उनके घर से सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का जो पैदल चलकर जाने का इतना डिस्टेंस था। जिस इलाके में हम रहते थे वह मुस्लिम बहुल था, लेकिन वहां
कुछ हिंदू परिवार भी थे जो अपने मुसलमान पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहते थे। हमारे इलाके में बहुत ही पुरानी मस्जिद थी जहां शाम को नमाज के लिए मेरे पिताजी मुझे अपने साथ ले जाते थे। रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिताजी के अभिन्न मित्र थे। आध्यात्मिक मामलों पर चर्चाएं करते रहते। जब मैं प्रश्न पूछने लायक बड़ा हुआ तो मैंने पिताजी को नमाज की प्रासंगिकता के बारे में पूछा। तो घर के पास एक मंदिर था और पास में ही एक मस्जिद भी थी। जो मंदिर की बात ये बता रहे हैं, वहां पर एक पुजारी थे जिनका नाम था लक्ष्मण जी, जो कि उनके बहुत ही अच्छे पापा जी के फ्रेंड थे। जब ये कलाम जी बड़े हुए तब उन्होंने नमाज के बारे में उन्हें पूछा, क्योंकि उनके पापा उस मस्जिद पे उन्हें रोज नमाज पढ़ने के लिए ले जाया करते थे। जब वो बड़े हुए तो उन्होंने नमाज हम क्यों पढ़ते हैं, क्या होता है, उसकी प्रासंगिकता, इसके बारे में उन्होंने बातें पूछी अपने पिताजी से। आगे देखते हैं। वे कहते हैं, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म पद का कोई भेदभाव नहीं होता। जब कलाम जी ने जो नमाज होती है उसके बारे में पूछा तो उनके पिताजी ने जवाब दिया कि हम इस ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं। ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स। मुझे याद है पिताजी की दिनचर्या को फटने के पहले ही सुबह 4 बजे नमाज पढ़ने के साथ शुरू हो जाती थी। नमाज के बाद वे हमारे नारियल के बाग में जाया करते थे। बाग घर के करीब 4 मील की दूरी पर था। करीब दर्जन भर नारियल कंधे पर लिए पिताजी घर लौटते और इसके बाद ही उनका नाश्ता होता। कलाम जी के पिताजी सुबह सुबह 4 बजे ही उठ जाते थे। सबसे पहले वो नमाज पढ़ते थे। घर के पास में ही एक बागीचा था, वहां पर वो नारियल तोड़ने के लिए जाते थे। करीब 1 दर्जन यानी कि 12 नारियल करीब करीब वह लाते थे और फिर ही नाश्ता करते थे। मैंने अपनी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सारी जिंदगी में पिताजी की बातों का अनुसरण करने की कोशिश की है। मैंने उन बुनियादी सत्यों को समझने का भरसक प्रयास किया है कि ऐसी कोई देवी शक्ति जरूर है जो हमें भ्रम, दुखों, विषाद और असफलता से छुटकारा दिलाती है तथा सही रास्ता दिखाती है। फिर यहाँ पर जो कलाम जी है वो कहते हैं कि ऐसी कोई तो पावर है, कोई तो शक्ति है दिव्य, जो कि हमें दुखों से, असफलताओं से, ये सारी चीजों से हमें दूर रखती है और हमें सही रास्तों पर चलाती है। जब पिताजी ने लकड़ी की नौकाएं यानी कि नाव, बोट बनाने का काम शुरू किया तो उस समय मैं 6 साल का था। तो जब उनके पिताजी ने बोट बनाने का काम शुरू किया था, जब कलाम जी कितने साल के थे, सिर्फ और सिर्फ 6 साल के थे, ये नौकाएं तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम से धनुष कोड़ी सेतुकराई भी कहा जाता है तक ले जाने का काम आती थी। तो जो तीर्थ यात्री आते थे रामेश्वरम में, जो कि एक छोर से दूसरे छोर की तरफ आने के लिए नौकाएं यानी कि नाव का इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ तीर्थ यात्रियों को एक छोर से दूसरे छोर ले जाने का काम करते थे, इसलिए वहां नौकाएं बनाते थे। तो रिमेनिंग जो पेजेस है और 2-3 पेजेस है, ये हम रीड करेंगे पार्ट 2 वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।